मूवी स्टार्ट होती है साल 2024 के मिनातो से, जो अपने पहले प्यार के लिए लिखे सॉन्ग को सुन रहा होता है। दूसरे सीन में हम हिमारी नाम की स्कूल गर्ल को देखते हैं जो रो रही होती है और उसका दोस्त को तारो उसे चुप कराता हुआ दिखता है। फिर वो अपने माँ बाप के पास आती है। उसकी माँ मियू बहुत बीमार है। कमरे में हम खास तरह की फूल देखते हैं जो मियू का फेवरेट है। इसकी खुशबू उसे ताजगी देती है। कल मियू का जन्मदिन है जो हर 4 साल में एक बार 29 फरवरी को आता है और ये पौधा हिमारी के डैड रुसेई का दिया तोहफा है। तभी रुसेई को डॉक्टर का बुलावा आता है पेशेंट के सिलसिले में कुछ बात करने के लिए। और यहाँ मियू अपनी बेटी को ऐसे उदास देखकर पूछती है वजह। वो बताती है कि वो जिस लड़के को पसंद कर रही थी उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और अब पछता रही है कि काश उसे कभी चाहा ना होता, क्योंकि ये प्यार बहुत तकलीफ देती है। लेकिन मियू बताती है कि प्यार मोहब्बत पे बस नहीं चलता, ये तो कभी भी किसी से भी हो जाता है और ये एक दर्द नहीं बल्कि बहुत ही खूबसूरत एहसास है। वो उसे अपनी एक पुरानी बॉक्स घर से लेकर आने को कहती है। उस बॉक्स में एक लड़के की तस्वीर और कुछ चीजें होती है। जब ये रुसेई देखता है तो हिमारी को एक कैसेट देकर इस फोटो वाले लड़के को टोक्यो से यहाँ ओकिनावा लाने को बोलता है, क्योंकि मियू के पास दिन बहुत कम बचे हैं। वही मिनातो अफसोस करते नजर आ रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है साल 2003 के ओकिनावा में। मिनोतो जल्दबाजी में साइकिल चलाते हुए हॉस्पिटल की ओर जा रहा होता है, जहां मियू अपने बचपन की दोस्त रुसेई के साथ होती है उसकी कास्टिंग लगवाने के लिए, क्योंकि वो बाइक से गिर गया था। वो जब अंदर जाता है तो उसे अपनी हेलमेट फेंक कर देता है रखने के लिए। उसी को पकड़ने के चक्कर में उसके हाथ से म्यूजिक कैसेट छूट जाती है और उसे उठाते वक्त आ रहे मिनातो से टक्कर हो जाती है। सामान समेटते समय उन दोनों के कैसेट्स एक्सचेंज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों एक ही एल्बम के थे। रुसेई आकर बोलता है ये लड़का मिनातो है, जानती तो होगी। वो कहती है नहीं। वो बताता है कि ये उनके स्कूल का सीनियर है, केंडो क्लब का कैप्टन, पर अपने फादर के एक्सीडेंट में गुजर जाने के बाद से बीमार माँ की खुद देखभाल कर रहा है, इसलिए क्लब भी छोड़ दिया। अगले दिन जब मियू मिनातो के क्लास में उसका म्यूजिक डिस्क लौटाने आती है तो बताया जाता है कि उसने स्कूल से कुछ दिनों की लीव ली है क्योंकि उसकी माँ गुजर गई। वही मिनातो अपनी माँ के जाने के बाद से बेजार नजर आ रहा होता है। हम वहाँ उसकी दादी को उसे तसल्ली देते हुए देखते हैं। कुछ हफ्तों बाद रुसेई की कास्ट उतर जाती है और मियू हमेशा की तरह उसके दुकान से स्नैक लेकर जाती है बीच साइड और वहाँ म्यूजिक सुन रहे मिनातो पे नजर पड़ती है। वो उसे आवाज लगाती है और उसका कैसेट लौटा देती है और मिनातो भी उसका, पर मियू उसके मुरझाए चेहरे को बिना ठीक किए वापस नहीं जाती और वहीं बैठकर स्नैक ऑफर करती है जो उसे बहुत अच्छा लगता है। उस रोज के बाद से मियू मिनातो को चीयर अप करने के लिए प्लेलिस्ट बनाना शुरू कर देती है और स्कूल में उसके शू कैबिनेट के पास रख दिया करती। वो समुद्र के किनारे बैठा इसे सुना करता और बदले में उसे भी म्यूजिक डिस्क देता। मियू के दिल में मिनातो को लेकर फीलिंग्स बढ़ने लगी। वहीं रुसेई जो मन ही मन उसे ना जाने कब से चाहता है, ये देख अपने दिल की बात दिल ही में दबा लिया करता। मिनातो के घर के चारों तरफ वही फूल का पौधा लगा होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी। ये असल में मिनातो का फेवरेट हुआ करता। एक रोज मियू मिनातो से उसके करियर के बारे में पूछती है। वो बताता है कि उसे म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अब वो खुद म्यूजिक बनाना चाहता है जिसके लिए वो टोक्यो जाएगा। हाँ, ये थोड़ा चैलेंजिंग है पर उसे ये करना है, वरना जिंदगी भर अफसोस करता रह जाएगा। मियू नहीं चाहती उसे अपने दूर से जाते हुए देखना, इसलिए थोड़ी अपसेट हो जाती है पर उसके इस सपने के पूरा होने की दुआएं भी देती है। जब मिनातो उससे उसके सपने के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि उसे अपनी माँ की तरह इंटरप्रेटर बनना है। देखते ही देखते मिनातो ग्रेजुएट भी हो जाता है। कुछ लड़कियां उसे घेर कर कॉन्ग्रेचुलेट करती है और मियू ये देखकर थोड़ा जेलस हो जाती है। खाली क्लासरूम में मुंह फुलाए बैठी होती है। तभी रुसेई आता है उसका मूड सही करने, क्योंकि वो उसके बर्थडे के दिन ऐसे नहीं देखना चाहता और बोलता है जाकर अपने मन की बात मिनातो को बता देने। उन दोनों को स्माइल करता हुआ देख मिनातो जल जाता है और बिना कुछ कहे समुद्र के पास आ जाता है। वहाँ मियू भी आती है और बताती है कि आज उसका जन्मदिन है। वो कहता है कि मुझे पता है, जिस पे वो उसे किसी कंट्री की पुरानी कहावत के बारे में बताती है कि जो भी लड़की लिप डे के दिन किसी लड़के को प्रपोज करती है तो वो लड़का मना नहीं कर सकता। वो बोलता है ओके, आज जो चाहे मांग लो, मैं मना नहीं करूंगा। वो कहती है कि वो उसे लाइक करती है और डेट करना चाहती है। फिर एम्बैरेस होकर बोलती है नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। वो कहता है अगर मैं हाँ बोलूं तो भी क्या तुम्हारा प्रपोजल मजाक ही रहेगा? उसके तो हक्के बक्के उड़ जाते हैं ये सुनकर। मिनातो भी बता देता है कि वो भी उसे लाइक करता है। फिर दिन आ जाता है उसके टोक्यो जाने का। मियू बोलती है कि वो भी हाई स्कूल खत्म करके उसके पास आएगी। वो बोलता है कि मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा।
और चाहते हुए उसे किस करता है। 2006 में कड़ी मेहनत के बाद मियू का सिलेक्शन आखिरकार टोक्यो यूनिवर्सिटी में हो जाता है और वो रुसे को गुड बाय बोलकर आ जाती है। मिनातो उसे बस स्टॉप पे रिसीव करने आता है। उसके बाद हम मियू को देखते हैं मिनातो की बैंड का लाइव शो अटेंड करते। वहाँ जब वो रजिस्टर पे अपना नाम लिख रही होती है तो ये देखकर कसुमी कह पड़ती है कि वो उसे जानती है। मिनातो हमेशा उसकी बातें करता है, दरअसल वो उसकी बैंड की वोकलिस्ट है। जब मियू अंदर जाती है तो मिनातो कसुमी से बात कर रहा होता है। ये देख रही लड़कियां आपस में कहती है, ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना, और ये मिनातो कितना कूल है। ये सुन रही मियू अपसेट हो जाती है और डिनर के टाइम बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। नशे में मिनातो से कहती है, तुम आखिर इतने कूल क्यों हो। मिनातो स्माइल करता है और कसुमी से कहता है कि वो जब भी मियू के अराउंड होता है तो काफी हल्का महसूस करता है। उसे टोक्यो आने का हौसला भी इसी से मिला। जब जिंदगी में उसके पास कुछ नहीं बचा तब मियू ने ही उसे आगे बढ़ना सिखाया। ये सुनकर वो मियू से थोड़ी सी जेलस फील करती है। जब वापस जाते टाइम भी मिनातो मियू को गुस्से में देखता है तो पूछता है हुआ क्या है। वो बोलती है, तुम टोक्यो आकर बिल्कुल यहाँ के रंग में रंग गए हो। वो उसे मनाने के लिए हाथ पकड़ लेता है। फिर दोनों डेट पे जाते हैं, टेम्पल जाकर प्रेयर्स करते हैं, साथ अच्छे मोमेंट्स कैप्चर करते हैं। मियू उसे अपने नेक्स्ट बर्थडे में उसका लिखा सॉन्ग सुनाने को कहती है। वो भी वादा करता है कि उसके लिए गाना जरूर लिखेगा। कई साल यूं ही निकल जाते हैं और 2009 आ जाता है। दोनों साथ रहते हैं। मिनातो दिन भर काम में बिजी रहता है और मियू पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी ढूंढती रहती है। वहीं कंपनी में मिनातो का कलीग रियोता की नजर उसकी डायरी पे पड़ती है जिसमें वो मियू के लिए सॉन्ग लिख रहा है। इसे देखकर रियोता उसकी टांग खींचने लग जाता है। मिनातो बताता है कि वो ये सॉन्ग अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पे सुनाने वाला है। रियोता के जाने के बाद हम मिनातो को थकावट के मारे गिरते पड़ते हुए देखते हैं। वही मियू बार बार इंटरव्यू में रिजेक्ट होती जा रही थी। इवन इंटरप्रेटर की जॉब्स की सारी रिक्रूटमेंट भी फुल है। पर जब वो ओकिनावा में सर्च करती है तो वहाँ एप्लीकेशन ओपन होता है। तभी मिनातो आता है और उसके लैपटॉप में ओकिनावा की रिक्रूटमेंट देख लेता है। एक रोज उसके कंपनी में कसुमी आती है जिसे मिनातो के बॉस ने ही हायर किया था उसके लाइव शो देखने के बाद। वहीं जॉब्स की टेंशन लेते हुए मियू मिनातो के पौधे को पानी दे रही होती है और वो ओवरफ्लो कर जाता है। जब पानी साफ करने लगती है तो पौधा गिर पड़ता है और गमला टूट जाता है। उसे समेटती ही है कि तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। डोर पे रुसे ही होता है जो यहाँ किसी कजन की शादी अटेंड करने आया था। तो उसके और मिनातो के लिए कई सारे गिफ्ट्स ले आया होता है और मियू की माँ का भेजा सामान भी। वो पौधे को सही कर देता है और बताता है कि उसकी माँ उसे बहुत मिस कर रही है और चाहती है कि उनकी बेटी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही ओकिनावा वापस आ जाए। वो बताती है कि वो भले ही जॉब्स पाने में नाकाम हो रही है पर वो मिनातो के साथ ये जिंदगी और जीना चाहती है। वहीं ऑफिस में मिनातो एक डॉक्यूमेंट देखने के बाद से अपसेट नजर आता है। यहाँ तक कि मियू के कॉल्स भी नहीं उठाता। घर आता है तो बहाना बनाता है कि उसकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी इसीलिए कॉल उठा नहीं सका। उससे उसके इंटरव्यूज के बारे में पूछता है तो बताती है कि इंटरप्रेटर की जॉब्स तो नहीं मिल रही इसलिए वो किसी और जॉब्स के बारे में सोच रही है। पर मिनातो को अच्छा नहीं लगता उसके अपने सपने पे इतनी जल्दी गिव अप करने से। वो बताती है कि उसका एक ये भी सपना है कि वो उसके साथ इसी तरह जिंदगी गुजारे, जिसपे वो कहता है कि दुनिया में फॉरएवर बोलकर कुछ नहीं होता। अगले दिन उसके इंटरव्यू देने के टाइम पे आज साथ डिनर पे चलने को बोलता है और पिछली रात के लिए सॉरी भी कहता है। डिनर करते समय मियू बताती है कि उसने आज जिस कंपनी में इंटरव्यू दी है वो उसकी कंपनी के बिल्कुल पास है इसीलिए वो खुश है, बस उम्मीद करती है कि इस बार वो सिलेक्ट हो जाए। मिनातो उसी दौरान कुछ बताना चाह रहा होता है पर मियू की स्माइल देखकर कह नहीं पाता और वापस लौटते वक्त उससे ब्रेकअप कर लेता है। वजह ये देता है कि वो उसका साथ नहीं दे पा रहा, हमेशा काम में बिजी रहता है, उसके डिफिकल्ट टाइम में उसका सपोर्ट नहीं कर पाता। वो ब्रेकअप करना नहीं चाह रही थी क्योंकि उसे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी पर वो कहता है कि वो अब उससे प्यार नहीं करता। रात भर मियू को इस बात से नींद नहीं आती। मिनातो अपने सामान उसके अपार्टमेंट से शिफ्ट भी कर लेता है। पीछे रह गई चीजों को वो पैक करने के बाद उसके लिए आखिरी बार एक प्लेलिस्ट तैयार करती है। तभी उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो पॉजिटिव आता है। अगले दिन वो उसे सामान लौटाते वक्त इस बारे में बात करने की कोशिश करती है पर बता नहीं पाती और गानों से भरे कैसेट देती है पर वो ये एक्सेप्ट नहीं करता। उसकी बेरुखी से मियू रो पड़ती है। एट प्रेजेंट हिमारी टोक्यो आ पहुंची है और मिनातो का एड्रेस पूछ कर थकी हारी बैठ जाती है। तभी कोतारो आता है। ऐसे अनजान जगह में जाना पहचाना चेहरा देखकर हिमारी खुश हो जाती है। उसे बताता है कि उसके डैड से
उसे उसके यहाँ आने के बारे में पता चला, इसलिए उसके पास आ गया, वरना फिक्र होती रहती। तभी हिमारी म्यू की म्यूजिक डिस्क प्ले करती है जिसमें एक रिकॉर्डिंग होती है, और ये सुनने के बाद वो रो पड़ती है। सीन दोबारा से साल 2009 में आ जाता है, जब म्यू वापस ओकिनावा आ जाती है। उसका इंतजार रुसे कर रहा होता है। वो उसे सब कुछ बता देती है और कहती है कि जब वो मिनातो के साथ थी तो अपने सपने तर्क करने तक का सोच लिया, उसे बस उसका साथ चाहिए था। लेकिन जब उसे पता चला अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, तब ठान लिया कि वो इसे दुनिया में लाएगी और साथ ही अपने सपने भी पूरी करेगी। जब म्यू के पेरेंट्स को उसके पेट से होने के बारे में पता लगा तो उनका सर शर्म से झुक गया। जब उसके पिता बच्चे के फादर के बारे में गुस्से में पूछते हैं तो रूसे बोलता है कि वो बच्चे का बाप है, ये गलती उसकी है, लेकिन वो पूरी जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। ये सुनने के बाद म्यू उसे ऐसे मजाक दोबारा करने से मना करती है, लेकिन वो बोलता है कि वो सीरियस है। हर बार अपने फीलिंग्स को दबाया, लेकिन इस बार नहीं। पर म्यू के दिल से मिनातो गया नहीं और वो ऐसे में रुसे से शादी नहीं कर सकती, तो वो कहता है कि वो बस उसका साथ देना चाहता है और यकीन है कि एक न एक दिन जरूर उसके दिल में अपने लिए जगह बना लेगा। वहीं दूसरी तरफ मिनातो केमोथेरेपी ले रहा होता है क्योंकि उसे ब्लड कैंसर है, और इसकी रिपोर्ट देखने के बाद ही उसने म्यू से ब्रेकअप कर लिया। वो अच्छी तरह से जानता था कि म्यू उसे इस हाल में कभी नहीं छोड़ेगी, सब कुछ सैक्रिफाइस करके उसके साथ रहेगी। इवन उसका ख्वाब भी हमेशा म्यू के साथ रहने का था, पर इस हालत में उसका सब कुछ छीन कर नहीं। उसके थेरेपी के दौरान कसुमी हमेशा उसको देखने आया करती है और मिनातो म्यू के दिए सॉन्ग सुना करता है। फिर वो याद करता है जब उसकी माँ हॉस्पिटल बेड में अपनी आखिरी पल काट रही थी, तब मिनातो से सॉरी कहा उसे अकेले छोड़कर जाने के लिए। उनकी भी इच्छा थी मरने से पहले अपने बेटे का बनाया सॉन्ग सुनने का, लेकिन इससे पहले ही वो चल बसी। उसके बाद से उसकी जिंदगी से रंग चले गए और खाने से स्वाद। पर जब म्यू ने उसे स्नैक दिया तब उसके टेस्ट वापस आ गए, जिंदगी में रंग भरने लगे, सपने देखने की हिम्मत आ गई। इसलिए म्यू को वो अपनी कठिनाई से भरी जिंदगी में घसीटना नहीं चाहता था। एक रोज रियोता उससे मिलने आता है और उसके सॉन्ग से लिखे डायरी देता है जो उसने कंपनी में ही छोड़ दिया था। वो बोलता है कि ये सब पास्ट की बातें हैं जो बीत गई, पर रियोतो बोलता है इससे पहले कि पछतावा हो, अपना किया वादा पूरा जरूर कर लेना। तुमने ही कहा था एक बार, इसी म्यूजिक ने तुम्हें बचाया, याद रखो कोई तुम्हारे म्यूजिक का इंतजार कर रहा है। कुछ वक्त गुजरने के बाद हम देखते हैं अब म्यू एक इंटरप्रेटर बन गई है, पर बहुत बिजी रहा करती है, इसलिए रुसे उसे काम के साथ साथ अपना ध्यान रखने को भी बोलता है ताकि हिमारी का भी ख्याल रख सके। वो फिर पूछता है क्या मिनातो से इस दौरान एक बार भी बात नहीं हुई। वो बोलती है नहीं, लेकिन उम्मीद करती हूँ वो जैसा भी हो खुश हो। मिनातो के नाम से उसके आंख में आंसू आ जाते हैं, इसीलिए रुसे उसे अपने बाइक में राइड देता है और बोलता है जितना रोना है रो लो, लेकिन इसके बाद इसे मैं, तुम और हिमारी हमेशा खुशी से रहेंगे। सो वो भी मिनातो की सारी यादों को एक बॉक्स में कैद कर देती है। साल 2012 में मिनातो भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। कसुमी जो डेब्यूट देने जा रही है उसे लेने आती है और अपने हिडन फीलिंग्स के बारे में बता देती है कि वो उसे यूनिवर्सिटी के टाइम से लाइक करती थी, बस ये कहकर अपने दिल को हल्का करना चाहती थी। और उसके कल ओकिनावा जाकर म्यू से वादा पूरा करने के लिए गुड लक विश भी करती है। मिनातो अपने सॉन्ग रेडी कर लेता है और म्यू के पास आने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं हम रुसे को छोटी हिमारी को खाने खिलाते हुए देखते हैं। म्यू ने भी अब फाइनली रुसे से शादी करने का इरादा बना लिया है, इसलिए आखिरी बार म्यूजिक डिस्क निकालती है और एक वॉइस रिकॉर्डिंग करती है और मिनातो के घर जाकर मेल बॉक्स में रख देती है। वहीं वो ओकिनावा आ गया होता है। यहाँ म्यू के डैड रुसे से उसकी और म्यू की शादी की बात कर रहे होते हैं और ये सब मिनातो सुन लेता है। जब रुसे की उस पे नजर पड़ती है तो जाने लगता है, पर वो उसे रोकते हुए पूछता है अब यहाँ आने की वजह क्या, उसकी म्यू को फिर से छीनना चाहता है। वो बोलता है ऐसा नहीं है, जिसपे वो कहता है अरे तुम्हें पता भी है उसे कितना कुछ झेलना पड़ा। वो वापस प्रेग्नेंट होकर आई, बच्चे को घर काम सब एक साथ संभाला, पर अब वो बच्चा भी मेरा है और म्यू भी, इसीलिए तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। उसके निकलते ही वो पैनिक करने लग जाता है कि कहीं वो म्यू से मिलने न चला जाए। उसे खोने के डर से कई बार कॉल लगा लेता है पर वो उठाती नहीं। वो अभी हिमारी के साथ बीच साइड आई हुई थी, इसलिए रुसे मिनातो की दादी के घर जाता है, पर वो वहाँ नहीं होता। उसकी दादी जब मेल बॉक्स खोलती है तो लेटर्स के साथ वो कसेट भी गिर जाता है जो म्यू ने रखा था। वो उसे उठाकर खुद रख लेता है। यहाँ मिनातो समुद्र के पास आता है। वहीं जब म्यू घर लौटती है तो परेशान रुसे उसे गले लगाकर इत्मीनान पाता है। वहीं मिनातो अपने घर आता है और अगले दिन वापस टोक्यो जाते समय रिग्रेट कर रहा होता है, तो बस रुकवाकर म्यू के पास जाने के लिए भागता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी शादी रुसे से हो जाती है
और वो अफसोस करता रह जाता है। सीन फिर से साल 2024 में शिफ्ट होता है। रूसे हिमारी को कॉल लगाकर पूछता है मीनातो मिला या नहीं, पर वो उल्टा उससे पूछती है क्या वो शख्स उसका असली पिता है। वो कहता हाँ, तुम्हारी माँ ने मुझसे वादा लिया था तुम्हारे 20 साल होने तक ये बात राज रखने को, लेकिन अभी मुझे ये इसलिए बताना पड़ रहा है ताकि आखिर में तुम अपने माँ बाप के साथ एक फैमिली की तरह मिल पाओ। पर वो फोन कट कर देती है और मीनातो से मिलना भी नहीं चाहती। वापस लौटती है तो कोतारो उसे रोकता है, याद दिलाता है कि उसने अपने पिता से एक वादा किया है, वो ऐसे तोड़ नहीं सकती इस प्रॉमिस को। सो वो अकेले मीनातो के कंपनी जाती है। बाहर कोतारो उसका वेट कर रहा होता है। अंदर हिमारी को मीनातो तक कसुमी ले जाती है और उन दोनों को अकेले बात करने के लिए छोड़ देती है। हिमारी उसे कैसेट दिखाकर बताती है कि ये उसकी माँ का है जो अभी बहुत बीमार है। वो रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें म्यू ने कहा, मैं कल शादी कर रही हूँ, मेरी एक बच्ची भी है जिसका नाम हिमारी है, जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। मैं इंटरप्रेटर भी बन गई। जिंदगी हेक्टिक है पर मुझे कोई रिग्रेट नहीं। तुम्हें पता है जब मैं तुमसे पहली बार मिली तो तुम मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, इसीलिए जब तुम्हें पहली बार हंसता हुआ देखा तो सोचा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हें ऐसे ही मुस्कुराते हुए देखूं। तुम्हारे साथ जितने भी दिन रही वो मेरे लिए अनमोल है। तुम्हारे फेवरेट पौधों की खुशबू, तुम्हारे साथ गुजारे हंसी के पल, तुम्हारा दिया दर्द, ये सब मेरे लिए एक खजाने की तरह है जो मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी को रोशन बनाया है। उम्मीद करती हूँ तुमने जो भी रास्ता चुना वो तुम्हें खुशी की तरफ ले जाए। ये सुनकर वो रोने लगता है। हिमारी पूछती है कि आप मेरे रियल फादर हो? वो बोलता है नहीं, जिसने तुम्हें पाला है वो तुम्हारे असली पिता है। वो उसके साथ वापस तो नहीं जाता क्योंकि वो जानता है कि म्यू अपने आखिरी टाइम में किसके साथ रहना चाहती है, पर वो अपने लिखे सॉन्ग की डिस्क जरूर हिमारी के हाथों भिजवाता है। वही म्यू जब रूसे से हिमारी के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसने उसे टोक्यो भेजा है मीनातो को यहाँ लाने के लिए क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। और उसे बताता है कि मीनातो उसकी शादी से एक दिन पहले यहाँ आया था, लेकिन उसने अपने स्वार्थ के लिए उसे उससे मिलने नहीं दिया और ऊपर से मेल बॉक्स में रखे उसके कैसेट को भी हटा दिया। मीनातो के पास वो डिस्क भी कभी गया नहीं। वो अपने किए की माफी मांगते हुए बोलता है कि वो बस डरा हुआ था उसे खोने से। म्यू कहती है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया, हिमारी को एक पिता का प्यार दिया, इसलिए मैं अपने आखिरी दम तक तुम्हें अपने पास देखना चाहती हूँ। अगले सीन में हम हिमारी को देखते हैं जो वापस आ गई होती है और वो अपनी सो रही माँ के कान में ईयरफोन लगाकर मीनातो की लिखी सॉन्ग प्ले करती है। एंड में हम पास्ट का सीन देखते हैं। बीच साइड में जब म्यू हिमारी के साथ घर को लौट रही थी तब सामने से मीनातो आता हुआ दिखा, लेकिन दोनों अजनबी की तरह बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। सो यहीं पे हमारी ये इमोशनल सी मूवी खत्म होती है।